हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर और यूपी जीके कवर होगा। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जैसे बीपीओ, मंडी प्रसाद, एजेटीए, है ना, और आगामी लेखपाल के लिए जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का स्तर देखिए। तो आप सब को बता दें, जितने भी क्लास होती हैं लगभग स्तर एडवांस लेवल का ही रहता है, मेंस लेवल का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले कंप्यूटर कवर होगा, उसके बाद यूपीजी के, ठीक है। कह रहा है कि बायोस, बायोस का पूरा नाम आपको आना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर का एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए कि क्या जो बायोस है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। तो सबसे पहले आपको बायोस का पूरा नाम याद होना चाहिए ना। जैसे जब आप बूटिंग करते हैं कंप्यूटर को, बूट कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग, है ना। तो बूटिंग प्रोसेस में बायोस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि फर्मवेयर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जब बूट होता है ना तो किसके माध्यम से, पीओएसटी के माध्यम से। क्या होता है, प्रक्रिया कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच करता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है ना तो जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं सबकी जांच करता है कि सब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कहाँ पावर सप्लाई जा रही है, कहाँ सप्लाई नहीं जा रही है ना। एक किसका काम होता है, पोस्ट का काम चेक करता है, ठीक है। तो दूसरा तो सही हो गया, पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो केवल इसमें क्या बन जाएगा, दो सही, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देख लीजिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि बायोस एक क्या है, फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्टोर रहता है और सिस्टम बूटिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में मदद करता है, ठीक है। और पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक स्वचालित प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, मतलब रैम या हार्ड ड्राइव या कीबोर्ड आदि की क्या करता है, प्रारंभिक जांच करता है, ठीक है। प्रारंभिक जांच करता है, यदि उसमें कोई खराबी होता तो उसको बता देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी से। कर कि कैसे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होता है? बिल्कुल बात सही है। देखिए जो कैसे मेमोरी होता है ना, रजिस्टर मेमोरी के बाद दूसरे नंबर का सबसे तेज मेमोरी होता है कैसे मेमोरी, और सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी। और जो कैसे मेमोरी होता है ना, सीपीयू और रैम के बीच में होता है ना। एक उच्च गति वाली मेमोरी होती है जो डेटा एक्सेस को तेज करने में मदद करती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए कैसे मेमोरी को रैम और सीपीयू के बीच लगाया जाता है या रहता है ना, जिससे स्पीड क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो पहले तो स्टेटमेंट एकदम सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के उस भाग को कहा जाता है जिसे रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब असली रैम की क्षमता पूरी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का जब रैम फुल हो जाता है ना, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, हार्ड डिस्क, उससे काम चलाता है रैम, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, तो दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो दोनों सही है, कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कैसे मेमोरी क्या है कि एक छोटी और तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के नज़दीक स्थित होती है। यह बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग स्पीड को तेज करती है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी तब उपयोग की जाती है जब कंप्यूटर की असली रैम भर जाती है। यह हार्ड डिस्क के एक भाग को अस्थायी रैम के रूप में उपयोग करके सिस्टम की परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करती है।
तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आईओटी से है। कह कि आईओटी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, केवल स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया। देखिए कंप्यूटर में कभी भी अगर केवल शब्द लग जाता है ना तो लगभग निगेटिव ही रहता है। आने वाले समय में आईओटी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में, घरों में, है ना, अस्पतालों में, यहाँ सब आईओटी यूज होगा। जबकि क्या कह रहा है, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, तो पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा क्या, आईओटी का उपयोग स्मार्ट होम डिवाइसेस, ऑटोमेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। तो कहाँ पर है केवल 2, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, केवल 2 सही है, 1 गलत है। देखिए आईओटी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक होता आईओटी, है ना, एक खाली होता आईओटी, एक होता आईआईओटी। जब आईओटी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए, जैसे इंडस्ट्री में किया जाता, तो उसको आईओटी बोलते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आईओटी स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़कर डेटा एक्सचेंज करता है। इसका उपयोग केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, स्मार्ट सिटी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को बिना किसी लेबल डेटा के स्वतः सीखने दिया जाता है। बात सही है। देखिए सुपरवाइज लर्निंग में ना लेबल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। और कह रहा कि अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा के पैटर्न और छिपे हुए संबंधों को पहचाना जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो पहला तो क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरा सही। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा है ना। इससे भी हाई लेवल करवाए हैं, आप सब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। ठीक है, कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा दिया जाता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल डेटा के पैटर्न खोजती है। आप कह सकते बिना लेबल डेटा के भी काम चलता है। कह रहा कि एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उपयोग डेटा को सारांशित करने और विश्लेषण करने में किया जाता है। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइवट टेबल। ठीक है, और एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन केवल क्षैतिज डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 निगेटिव शब्द बोला, एक तो पहले केवल बोल दिया जिससे एक गलत हो गया, और दूसरा कर क्षैतिज। देखिए ये लुकअप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। एच जो लुकअप होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, वो क्षैतिज के लिए होता है, और जो वी लुकअप होता है ना वर्टिकल के लिए होता है। मतलब ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों बातें गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला आपका सही है, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, है ना। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है ना, तो ए भी कर सकते हैं या ई भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें एक ही है। और देखिए पाइवट टेबल डेटा के विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। वी लुकअप मुख्यतः वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए किया जाता है, ना कि क्षैतिज। अगर यह यहाँ पर एच लुकअप होता ना तो हॉरिजॉन्टल, तब क्षैतिज के लिए होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कह रहा कि BCC मतलब ईमेल से क्वेश्चन है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, का उपयोग करने पर ईमेल प्राप्तकर्ताओं को अन्य BCC प्राप्तकर्ताओं की प्राप्तकर्ताओं की जानकारी नहीं मिलती। बिल्कुल बात सही। देखिए जब आप BCC के माध्यम से आप भेजेंगे ना ईमेल, तो पहुंचेगा तो बहुत सारे लोग को, लेकिन ये किसी को नहीं पता चलेगा कि किसके किसके पास ये ईमेल और गया है, मतलब गोपनीय रखता है, इसीलिए तो इसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। एक और होता है, इसका छोटा भाई होता है CC। ठीक है, देखिए CC, इसका नाम होता है कार्बन कॉपी। इसमें जितने भी लोग को भेजा जाएगा ईमेल ना, सब एक दूसरे को जान लेते हैं कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है। ठीक है, तो देखिए CC में मतलब कार्बन कॉपी में भेजे गए सभी ईमेल प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे की जानकारी नहीं मिलती है। एक गलत बोला, मिलती है,
कि किसको किसको भेजा गया ईमेल। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका सही है। तो केवल क्या हो जाएगा 1। आगे क्या देखिए, बीसीसी में प्राप्तकर्ता एक दूसरे को नहीं देख सकते, जबकि सीसी में प्राप्तकर्ता एक दूसरे को देख सकते हैं, जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है करके, विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। बिल्कुल बात सही है। विंडोज भी, लाइनक्स भी और मैक ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कह रहे कि बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये तो पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, फर्मवेयर होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सीपीयू में लगा रहता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, केवल एक सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। अच्छा ई यहाँ पर भी है, अच्छा ई ऑप्शन भी है ना, तो ई आप ई भी ऑप्शन दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं ना। थोड़ा जो ऑप्शन में चेंज करने में दिक्कत हुआ है ना। तो फिलहाल आप सबको यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बायोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या फर्मवेयर है, जो कंप्यूटर के स्टार्ट अप के समय हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस। आगे क्या है, कह रहा कि बिग डेटा केवल छोटे पैमाने के डेटा सेट के लिए उपयोग किया। देखिए नाम तो बड़ा डेटा है और यहाँ क्या बोला है, छोटा पैमाना। तो बातें गलत है, ऐसे भी लग रहा है, ठीक है। तो बिग डेटा बड़े पैमाने के लिए होता है। कह कि बिग डेटा में वेलोसिटी, वेरिएटी और वॉल्यूम 3 मुख्य घटक होते हैं। बिल्कुल बात सही है, बिग डेटा के, है ना, 4 भी होते हैं ना। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा और पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्या है इसमें, देखिए बिग डेटा का उपयोग विशाल डेटा सेट के लिए किया जाता है, ना कि छोटे डेटा के लिए। और इसमें वेलोसिटी, वेरिएटी और वॉल्यूम बहुत प्रमुख होते हैं। ये शायद अभी जो पेपर हुआ था फरवरी या जनवरी वाले में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल, यहाँ देखिए लिखा केवल रोबोटिक्स में यूज होता है, ऐसा नहीं है। रोबोटिक्स में होता है, पढ़ाई में, चिकित्सा में, है ना, बहुत सारी जगह कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी दो का तो दुनिया रहेगा, एक तो एआई रहेगा, एक तो स्मार्ट स्मार्ट चीज रहेगा ना। दूसरा क्या है, कह रहा है कि एआई का उपयोग स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, सुरक्षा, अन्य कई क्षेत्रों में किया है। बिल्कुल बात सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो आज यदि आप सब का पेपर अप्रैल में है तो बहुत सारे क्वेश्चन आज आप सबका बन रहा होगा, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये क्वेश्चन हल्के नहीं हैं, अच्छे लेवल के हैं। जब आयोग पेपर चेंज नहीं किया था तो सबको यही क्वेश्चन कठिन लग रहा था, आज यही सबको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपने उस लेवल की तैयारी किया है, ठीक है। तो अपने आप को कभी कम मत समझिए। कह रहा कि एआई सिर्फ रोबोटिक्स तक सीमित नहीं है, चैटबॉट, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, सेल्फ ड्राइविंग कोर्स में किया जाता है। अब जानते हैं कि अपने आप कार बिना ड्राइवर के कार चलता है ना। कह रहा कि आईओटी डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर होते हैं, बिना इंटरनेट के वे कार्य नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताओ, जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक कोई डिवाइस थोड़ी नहीं काम कर पाएगा। तो पहला तो सही है। कह रहा कि आईओटी में डिवाइसेस, सेंसर और क्लाउड सिस्टम का उपयोग करके डेटा साझा करते हैं। बिल्कुल बात सही है ना। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, तो दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मशीन लर्निंग का उपयोग केवल छवि पहचानने के लिए किया जाता है। क्या मशीन लर्निंग केवल इसीलिए बना है क्या, कि इमेज को रिकग्नाइज करने के लिए। जैसे आप सब अपना मोबाइल से फेस लॉक लगाते हैं ना, तो आपका मोबाइल क्या करता है, आपके फेस को पहचानता है। तो मशीन लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है बिग डाटा प्रोसेसिंग में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग के प्रकारों में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट शामिल है। बिल्कुल बात सही है ना। तो दूसरा आपका सही हो गया, पहला आपका क्या हो गया, गलत। तो केवल 2 सही है, ठीक है। देखिए मशीन लर्निंग केवल छवि मतलब इमेज को पहचानने तक सीमित नहीं है। इसका प्रयोग चैटबॉट, वित्तीय पूर्वानुमान
और स्वास्थ्य देखभाल, गेमिंग आदि में किया जाता है। मशीन लर्निंग में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है सेमी सुपरवाइज ना, तो उसी दोनों का मिक्सचर होता है, सुपरवाइज का और अनसुपरवाइज का मिक्सचर होता है सेमी सुपरवाइज। मेन आपका ये तीन ही होते हैं, ठीक है। करा कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट के संपादन इतिहास को देखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए इसको आपको बता दें ट्रैक चेंज क्या होता है। मान लेते हैं आपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना के रख दिए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट, और अब मान लेते कोई दूसरा पर्सन आकर इसमें कोई चेंज कर देता है, बदलाव कर देता है, ठीक, तो वो चला जाता है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है ना। तो आप किसका हेल्प लेंगे, ट्रैक चेंज का। और ट्रैक चेंज बता देता है कि जो जो एडिट हुआ है, संपादन मतलब एडिट, जो एडिट हुआ है कौन बताता है, ट्रैक चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा कि एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस केवल टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए एकदम गलत है ना, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही। तो ई ऑप्शन भी है और ई ऑप्शन ही सही है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। और ट्रैक चेंज डॉक्यूमेंट में किए गए संपादन को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाने नहीं बल्कि शब्द या वाक्यांश को जल्दी से खोजने में और बदलने में मदद करता है। देखिए फाइंड मतलब खोजने में, रिप्लेस मतलब बदलने में, ठीक है, स्पीड से लेना देना नहीं है। कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है। बिल्कुल बात सही है। जिसमें ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी की जाती है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि स्पैम ईमेल हमेशा उपयोगी और सुरक्षित। अच्छा बताओ स्पैम जो होता है क्या उपयोगी होता है, उपयोगी नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है। सब हैक कर लेंगे, सब जितने भी फाइल डॉक्यूमेंट होते हैं सब खराब हो जाते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका सही है। तो एक सही है और दो गलत है, ऑप्शन बन जाएगा ई। तो फिशिंग में फर्जी ईमेल भेजकर संवेदनशील जानकारी को चुराने की कोशिश किया जाता है। स्पैम ईमेल हमेशा असुरक्षित होते हैं, ठीक है, सुरक्षित नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप में स्पैम मैसेज आए आप उसको खोल कर देखने लगें, ऐसा मत कीजिएगा। करके लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसी भी व्यक्ति मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। क्या बोलते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, है ना, आप उसको फ्री भी यूज कर लीजिए। जैसे प्ले स्टोर से आप सब ऐप लोड करते हैं ना फ्री में, तो वैसे भी है। और आपको इसमें संशोधन करने की मतलब परमिशन भी दे देता है, आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक। और विंडोज़ कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कमांड लाइन पर आधारित है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बात सही है। देखिए CLI भी होता है और GUI भी होता है, दोनों होता है ना। तो आपका दूसरा गलत और पहला क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ भी देखिए दोनों ऑप्शन सही है, ए और ई वाला, ठीक है। देख सकते हैं आप सब कि विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI भी यूज होता है और CLI दोनों भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा आप जानते हैं जो पिक्चर होता है, जो फोटो होता है, जो GIF होता है ना, वो सब किसका होता है, GUI का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, एकदम रट लीजिए सब। और कह रहा है कि बिग डाटा केवल स्ट्रक्चर डाटा पर काम कर नहीं, ऐसा नहीं, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे अनस्ट्रक्चर हो, दोनों पे काम करता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो आज थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन, आप सब मैनेज कर लीजिए, फिर आइंदा से ऐसा नहीं होगा, है ना। कह रहा कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग बड़े डेटा पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। बिग डेटा केवल स्ट्रक्चर्ड डेटा तक सीमित नहीं है, यह अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि AI का उपयोग केवल रोबोटिक्स में किया जाता है। नहीं, कह रहा कि AI का प्रयोग हेल्थ केयर, वित्त, शिक्षा, सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद ऊपर हो गया है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटर से कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग केवल स्थानीय कंप्यूटर पर की जाती है। ऐसा नहीं है, ये स्थानीय कंप्यूटर पर नहीं किया जाता है सब,
है ना, सर्वर पर, नेटवर्क पर किया जाता है, तो गलत हो गया। कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वरों पर संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, आप चाहे कहीं भी रहिए, है ना, आप अपना डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, केवल दो ऑप्शन, बी आपका हो जाएगा सही, केवल दूसरा सही है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे देख लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल सिस्टम पर नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए दूरस्थ सर्वरों पर स्टोर किया जा सकता है ना। जैसे गूगल ड्राइव, AWS, ये अमेजन का है, AWS पूछा गया था पेपर में, एज्योर, है ना, ये सब क्या चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपका जो भी क्वेश्चन है कंप्यूटर का कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन यूपीजीके का। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन यूपीजीके का है, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका यूपीजीके का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में स्थित नैमिष नारायण महाभारत काल से संबंधित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। देखिए ये बात गलत है। सबसे पहले नैमिष नैमिषारण्य कहाँ पर है, सीतापुर में है, ना कि हरदोई में है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। कह रहा कि नैमिषारण्य को वेदों की जन्म स्थली भी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा और पहला आपका गलत, है ना, तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि नैमिष नारायण कहाँ पर है, सीतापुर में, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, और इसे वेदों की जन्म स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ महर्षि व्यास जी ने वेदों और पुराणों का संकलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि स्टेटमेंट पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा जलप्रपात का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी पर हुआ है। देखिए पहला स्टेटमेंट है ना, बहुत गहराई से पूछा गया है, एक बार आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, है ना। देखिए तो कह रहा कि चंद्रप्रभा जो जलप्रपात है ना, सोन नदी की सहायक नदी पर हुआ है। तो कौन सी नदी है सोन नदी की सहायक नदी, वो है चंद्रप्रभा नदी। कौन सी नदी है, चंद्रप्रभा नदी। जो चंद्रप्रभा जलप्रपात है ना, तो चंद्रप्रभा नदी पर ही बना है, और चंद्रप्रभा जो नदी है ना, सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, तो पहला आपका सही है। कह रहा कि यह जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है। बिल्कुल बात सही है, और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। बिल्कुल बात सही है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारा डिटेल में आपको दिया गया है। देखिए चंद्रप्रभा जलप्रपात कहाँ, चंदौली जिले में है ना, और चंद्रप्रभा नदी पर बना है, और चंद्रप्रभा नदी किसका सहायक नदी है, सोन नदी का सहायक नदी है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भी है, और जो प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा जलप्रपात का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी चंद्रप्रभा नदी द्वारा किया जाता है या हुआ है। चंद्रप्रभा जलप्रपात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। सबसे पहले चंद्रप्रभा जलप्रपात चंदौली जिले में है, और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये भी है, 1957 में हुआ था ना, पहला उत्तर प्रदेश का है वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ 2 प्रकार के जलप्रपात है प्रमुख रूप से, है तो बहुत सारे, एक है राजदरी और दूसरा देवदरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजदरी की ऊंचाई कितना है, 65 मीटर, और देवदरी की ऊंचाई कितना है, 58 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग पूछ भी सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में रूमी दरवाजे की ऊंचाई पूछा है, तो कुछ भी पूछ सकता है आयोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को भारत का इत्र नगर कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है ना, खुशबुओं का शहर कन्नौज। तो दूसरा क्या है, कह रहा है कि कन्नौज का इत्र मुख्य रूप से, देखिए मुख्य रूप से बोला, गुलाब जल और चंदन के मिश्रण से बनाया जाता है। ऐसा नहीं मुख्य रूप से गुलाब जल चंदन से बनाया जाता है ना, तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला आपका सही है, तो केवल क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए सही में अगर करेंगे तो ए, और गलत में करेंगे तो क्या होगा, ए, है ना। तो आज आप सब ऑप्शन को मैनेज कीजिए, है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कन्नौज
इत्र की राजधानी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पारंपरिक तरीके से इत्र का निर्माण किया जाता है। और जो कन्नौज में इत्र बनता है ना, केवड़ा के माध्यम से और मिट्टी और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बनाया जाता है, ना कि सिर्फ गुलाब से और चंदन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मिट्टी से कैसा, जैसे आप कभी गर्मियों में देखें हैं कि मिट्टी जब तप जाता है धूप के माध्यम से, जब उसपे थोड़ा पानी गिरता है ना, तो उसके माध्यम से एक स्मेल निकलती है ना अच्छी सी, तो वो सब एक का उपयोग करके बनाया जाता है इत्र। अगला क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किला कलिंजर किला है। बिल्कुल बात सही है। और कलिंजर का किला कहाँ पर है, बादा में। कह रहा कि कलिंजर किला चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ये भी बात सही है, तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कलिंजर का किला। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था और यह ऐतिहासिक दुर्ग भी स्थित है। ठीक है, और कलिंजर के बारे में और क्या जानकारी है कि कहाँ पर है, तो बांदा जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। निर्माण कौन करवाया था, इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कब, 10वीं शताब्दी में किया गया था। इतिहास की अगर बात करें इसके, तो इस किले पर गुप्त, चंदेल, मुगल, मराठा मतलब इतने सारे साम्राज्य ने क्या कहते हैं, शासन किया था। और महत्व क्या है, यह किला अजयगढ़, महोबा, झांसी, खजुराहो आदि स्थानों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था पहले के ज़माने में, मतलब इन सब के ज़माने में। अकबर कलिंजर का किला कब, 1569 में अकबर ने इसे जीत लिया था और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो सन याद कर लीजिए, और कौन जीता था, अकबर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ से वाराणसी तक जाता है। क्या बात सही है। देखिए, सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है ना, और आप जानते हैं कि मेरठ से होकर प्रयागराज तक जाती है, 12 जिलों से होकर जाती है ना, तो पहला तो गलत हो गया। कह रहा कि ये प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस होगा। बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए, 2 सही है, अगर गलत की बात करें तो 1 गलत है ना, तो ऑप्शन आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। कह रहा कि गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ से नहीं बल्कि मेरठ से प्रयागराज तक है ना, और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है, और जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 594 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में बाण सागर परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर हुआ है। अच्छा, अगर बेतवा नदी की बात करें ना, तो ललितपुर की तरफ बहता है ना, जैसे झांसी, ललितपुर और महोबा, हमीरपुर, इस साइड में बेतवा नदी बहती है। ठीक है, जबकि बाण सागर जो परियोजना है ना, 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश और बिहार, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये बेतवा नदी पर नहीं है बल्कि सोन नदी पर है। तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए जलपूर्ति सुनिश्चित करता है। बिल्कुल बात सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो यहाँ देखिए, एक ई वाला भी कर सकते हो ना, क्योंकि एक गलत है, तो कोई भी ऑप्शन आप आज चुन लीजिए, आज मैनेज कीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है, बेतवा नदी पर नहीं, है ना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लिए जलपूर्ति और सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क गोंडा जिले में स्थित है ना। क्या बात सही है, बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि गोंडा जिले में कहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क अपने प्रदेश का मात्र इकलौता है यह नेशनल पार्क, वो भी लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, तो पहले तो गलत हो जाएगा। कह रहा कि यह उद्यान मतलब नेशनल पार्क भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, गैंडे के साथ साथ बाघ भी है ना प्रमुख, तो ये भी सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला आपका स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप सब देख सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ना कि गोंडा में। यह भारतीय गैंडे के साथ साथ बाघों के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है ना।
और अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में कि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। एक ही नेशनल पार्क है ना, वो भी कौन सा आपको बता दिए। ये तराई तराई क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने घनों जंगलों, समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था। 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, है ना। और इसके 10 साल बाद मतलब 1987 में इसे दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, जो भारत के टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 490 वर्ग किलोमीटर, जबकि पूरे टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 888 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी जिला में है, और जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब जानते हैं कि बाघ, यह पार्क दुर्लभ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और गैंडा भी यहाँ पर मिलता है। 1984 में असम से एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया था। कब, 1984 में। और बारहसिंगा, इसे दुधवा का गौरव कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे समझ से बहुत कम ही लोग जानते होंगे, है ना। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग शामिल मतलब जानते हैं। तो तो बारहसिंगा को दुधवा का गौरव कहा जाता है ना, दुधवा नेशनल पार्क का। और यहाँ पर तेंदुआ भी पाया जाता है, हाथी, भेड़िया, काला हिरण, चीतल, मगरमच्छ, बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, देखिए दोस्तों, आप सबको पहले बता दें, आप सब भी जानते हैं कि आप सब एक 2-3 सेकंड का टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना, जो कि उचित नहीं है। उचित नहीं मतलब है, हमारे लिए आप सबका एक लाइक ना मोटिवेट का काम करता है। तो आप सब थोड़ा सा भी टाइम निकाल के ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे, है ना। आगे क्या है कि चिल्का झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए सबसे पहले चिल्का झील उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो पहले तो गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, सूर सरोवर जिसको बोलते हैं कीथम झील, आगरा में स्थित है। इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है ना, तो दूसरा आपका सही है। कृत्रिम झील भी बोलते हैं ना, तो केवल क्या हो जाएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए चिल्का झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में है। और सूर सरोवर जिसको कीथम झील बोलते हैं कहाँ पर है, आगरा में स्थित है, और एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। कीथम झील सूर सरोवर, जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। एक आगरा जिले में स्थित प्रसिद्ध झील है। यह झील यमुना नदी से जुड़ी हुई है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि स्थान की, तो आगरा ज़िले में होता ना, तो आगरा और दिल्ली जो हाईवे कनेक्ट करता है, जो NH-19 है के पास स्थित है। इसका जो एरिया की अगर हम बात करें 7.13 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य या सूर सरोवर पक्षी विहार भी है, और 1991 में घोषित किया गया था पक्षी विहार। ठीक है, और रामसर साइट में कब शामिल हुआ था, 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 2020। और जीव जंतु, झील में कई प्रकार की मछलियाँ, सांप, कछुए, अन्य जीव, जलीय जीव पाए जाते हैं ना। और ये सर्दियों में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यही लाइन, कि प्रवासी पक्षियों का घर भी बना जाता है। कब, सर्दियों में। प्रवासी पक्षी का मतलब कि दूसरे दूसरे स्थानों से पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं ठंडियों में। ठीक है, और जो छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर झील के पास भालू संरक्षण केंद्र बनाया गया है ना, जो अभी चर्चा का विषय था, जहाँ घायल भालू हो और बचाए गए भालुओं को देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सरयू नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। क्या बात सही है, गलत है, क्योंकि आप जानते हैं सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है ना, और सरयू नदी के किनारे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है अयोध्या में। ठीक है, और सरयू नदी का उल्लेख रामायण में मिलता है। बिल्कुल बात सही है, रामायण में मिलता है ना। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो सरयू नदी गंगा की सहायक नदी है, और ये
सरयू नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। और इसका जिक्र कहाँ में मिलता है? रामायण काल में। जो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है ना, इसी नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। उत्तर प्रदेश के फूलों की घाटी को वल्लार घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या बात सही है? तो सबसे पहले फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो पहला तो गलत हो गया। ये घाटी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आती है। जब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो पीलीभीत कहाँ से आ जाएगा? तो इसमें कोई सही नहीं है, तो दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ठीक है। तो फूलों की घाटी आप सब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ? उत्तराखंड में। और वल्लार घाटी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है और इसका कोई आधिकारिक उल्लेख भी नहीं है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक संरक्षित वन क्षेत्र है, लेकिन इसमें कोई प्रसिद्ध फूलों की घाटी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आप सब आज का मॉक टेस्ट, आप सब टेस्ट कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना आप सब सही किए हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को ज़रूर आप सब लाइक कीजिए, है ना। अपने गोल्डन टाइम से 1 सेकंड 2 सेकंड के ज़रूर आप सब टाइम दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।